अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अपनी कहानी मसीहा की दूसरी किश्त लेकर हाजिर हूँ, तवज्जो फरमाएं। दरअसल अपने शौहर शादाब खान की नागहा मौत के बाद नसीमा बेगम को अब ये फ़िक्र सता रही थी कि वालिद की गैर मौजूदगी और महरूमियत के एहसास के साथ उसका बेटा अपनी ज़कावत और अक्ल व शऊर को कायम भी रख पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके ज़हनी शऊर और दिल की आसूदगी को तक़वियत देने में तो उसके वालिद ही मुआवुन रहे थे। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल के तहत उसी रात वो अपने ससुर रहमान खान की ख्वाबगाह में दबे कदमों दाखिल हुई। वह आंखें बंद किए हुए बिस्तर पर खामोश पड़े थे। यूँ तो नसीमा बेगम दबे कदमों उनकी कोठरी में दाखिल हुई थी, फिर भी वो आहट महसूस की और बेअख्तियार लंबी आह भरते हुए बोले, कौन? जवाबन बेबा ने गमगीन आवाज़ में कहा, मैं हूँ अबूजान। और अचानक वो सिसक उठी तो रहमान खान बेचैनी की कैफियत में बड़बड़ाए, रोना सिसकना खुदा ने तुम्हारा मुकद्दर बना दिया बेटी, काश वो मौत मुझे आती। नसीमा बेगम खुद पर काबू पाते हुए बिखरे लफ्ज़ों में बोलने की कोशिश की, अबूजान घर में वो उसकी आवाज़ घुट कर रह गई। रहमान खान ने कहा, मुझे मालूम है बेटी, घर में गमों का माहौल नहीं, खुशियों का सैलाब उमड़ आया है, क्योंकि शादाब बाबू की अजीम शख्सियत, ठोस किरदार और मजबूत इरादों के सामने इनके लापरवाह व गैर जिम्मेदार भाइयों की कहीं कोई अहमियत नहीं थी। अब मरहूम की नागहा मौत से आस्तीन के इंसाफों के रास्ते साफ हो चुके हैं। ऐसे में बीवी बच्चों के साथ खुशियाँ तो मनाएंगी ना। अफसोस है कि एक ही नुत्फ़ा और एक ही शिकम से पैदा होने वाले 3 भाइयों में एक खुददार और अजीम था और 2 खुदगर्ज, मक्कार और मफाद परस्त हैं। बेवा ने फिर कहा, सरफराज भाईजान व नियाज भाईजान का फरमान जारी हुआ है कि बाबू की शहरी तालीम बंद करके गांव के फ्री सरकारी स्कूल में दाखिल कराई जाए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा घबराने लगी है अबू, मैं बेटा को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरे वालिदैन भी तो ज़िंदा नहीं हैं। एक माजूर भाई है जो खुद मोहताज है। अब रहमान खान ने मुश्किल से गर्दन घुमाकर बहू की जानिब देखा और हैरत से पूछा, दुल्हन तुम घर से जाने की बात क्यों सोच रही हो? तो बेवा ने कहा, ऐसा है अबू जान के शरई अहकाम के हवाले से अब इस घर में महताब बाबू के महरूम होने की बातें भी ज़ोरों पर हैं। ऐसे में घर के लोगों को हमारे यहाँ रहना गवारा होगा क्या? रहमान खान का मुंह हैरत से एक लम्हा को खुला रह गया, मगर फिर अपने तमाम असाबी ताकतों को बटोरते हुए बोले, ये कहने वाला वो लोग कौन होता है? घर मेरा, जायदाद मेरी। क्या उसे मालूम नहीं कि शरीयत का ये हुक्म दादा की मर्जी व सिला रहमी के सामने कोई हैसियत नहीं रखता? और फिर मेरे जीते जी ये कमीने उबाश लोग अपने भतीजा के लिए इतना ओछा ख्याल रखते हैं, खंजीर की खाल तो नहीं है दोनों की आंखों में। अल्लाह हिदायत दे इन्हें। तब नसीमा बेगम गुलूगीर लहजे में बोली, हम दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी का निगहबान तो अब सिर्फ आपकी रियायत व इनायत ही है अबूजान, गौर फरमाएंगे। आप बेफिक्र रहें बेटी, चांद बाबू कहाँ हैं? नसीमा बेगम ने कहा, वो कमरे में होमवर्क कर रहे हैं। ये सुनकर रहमान खान पलकें बंद करके तख़य्युलात की आंधी में राह ढूंढने लगे थे। बहरहाल अब ज़रूरत है कि नसीमा बेगम के मुतल्लिक कुछ बता दूं। दरअसल वैशाली ज़िला के एक गांव रहमतनगर के रहने वाले मौलवी जमील अहमद गयासपुर में वाक़ उर्दू प्राइमरी मकतब में टीचर थे, लिहाजा रोज़ाना अपने घर आमदोरफ्त करना मुमकिन नहीं था। चुनांचे रहमान खान के यहाँ सकूनत पजीर हो गए। रहमान खान ने उन्हें अपने बेटों के लिए अतालीक मुकर्रर कर लिया था, जिससे जमील अहमद को खाना, कपड़ा और कुछ नजराने भी दस्तयाब होने लगे थे। सरफराज, नियाज और शादाब आपस में एक दूसरे से महज 2 साल के बड़े छोटे थे। मसलन जब शादाब खान 6 साल के थे तो नियाज 8 के और सरफराज खान 10 साल के थे। रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी अरसे तक रहमान खान ने उन्हें मस्जिद के पेश इमाम की हैसियत से अपने यहाँ ही रखा था। जमील अहमद की बीवी के अलावा घर में एक बड़ी बेटी नसीमा बेगम थी और उससे 4 साल छोटा एक लड़का था, फैयाज अहमद। वे सभी रहमतनगर गांव में ही मुकीम थे। मौलवी जमील अहमद अपने शागिर्द शादाब खान से बेहद प्यार करते थे,
क्योंकि ये अहद तिफली से ही शहादतमंद और बातमीज़ थे। नसीमा उनसे सिर्फ 3 साल छोटी थी। जमील अहमद जब मुस्तकिल तौर पर ज़ईफ़ी के सबब गयासपुर को अलविदा कहकर अपना घर पकड़ लिया तो रहमान खान शादाब को लेकर ईद बकरीद व दीगर मौक़े पर उनसे मिलने जाते रहे थे। नसीमा बेगम चूँकि बेहद खूबसूरत व खूबसीरत थी, लिहाजा शादाब खान ने महसूस किया कि उसके वालिदैन नसीमा से बेहद मुतासिर हैं। लेकिन मौलवी जमील अहमद चूँकि शेख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा उन दिनों शेख व पठान के दरमियान रिश्ते की चलन नहीं थी और हम समझते हैं कि आज भी ये रिश्तेदारी आम नहीं हुई है। बहरहाल मौलवी जमील अहमद की अलालत का सुनकर शादाब खान कुछ सरो सामान व थोड़ी बहुत रकम के साथ अयादत के लिए रहमत नगर पहुँचे तो उनके घर के हालात बेहतर नहीं थे। उन दिनों मास्टरों की तनख्वाह ही क्या होती थी। जमील अहमद को पेंशन की मामूली रकम से घर का पूरा खर्च खानादारी भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। ऊपर से नसीमा 19 साल की हो चुकी थी। उसकी फ़िक्र जमील अहमद को और भी खाए जा रही थी। नसीमा, उसकी वालदा और भाई फैयाज़ अहमद सभी मौजूद ही थे कि 22 साला शादाब खान ने कहा, जनाब जी, बेबाकी के लिए माफ़ी चाहूँगा। दरअसल हमारे दरमियान बिरादरी का भी मसला है, वरना गुज़श्ता दिनों हमारे वालिदैन जब 2 घंटे के लिए आपके घर तशरीफ़ लाए तो नसीमा से बेहद मुतासिर हुए थे। अम्मी कह रही थी, काश नसीमा जैसी बाकिरदार व बासलाहियत खुदा ने एक बेटी हमें भी अता की होती। शादाब खान के कहने का मतलब नुमाया तौर पर जाहिर था, जिसे सबों ने समझा और मुस्कुरा पड़े। नसीमा झेंप सी गई और आहिस्तगी से खिसक गई थी। जमील अहमद ने फर्श पर लेटे ही लेटे अपने करीब बैठे शादाब खान का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से पूछा, बेटे, नसीमा आपको पसंद है? आप करेंगे इससे निकाह? शादाब ने निगाहें झुकाकर जवाबन कहा, आप जनाब की इजाज़त और हुक्म मेरे सर आँखों पर। मौलवी साहब ने कहा, बखुदा आप मुझे अहद तिफली से ही पसंद थे। आपका मेरे कंधों पर खेलना, करीब आकर मेरे पहलू में सो जाना और मेरे ज़रा सा कराहते ही जिस्म पर चढ़कर अपने कदमों से मसलना और फिर शोखी से कहना, जनाब जी, अब यकीनन आपके बदन का दर्द निकल रहा होगा। ये सब कुछ मुझे अब भी याद है बेटे। मौलवी जमील साहब की बातें सुनकर सभी हंसने लगे थे। चुनांचे उस वक्त उस घर में एक नई खुशी का सैलाब उमड़ पड़ा था और शादाब खान जब अपने घर वापस आकर अपने वालिदैन, भाई और भाभियों के सामने जिक्र किया तो सबसे ज़्यादा खुशी रहमान खान और उनकी अहलिया को हुई थी। बहरहाल चंद दिनों के अंदर ही शरीयत के ऐन मुताबिक नसीमा दुल्हन बनकर शादाब खान की ज़िंदगी में दाखिल हो गई थी। बरसों पहले शादाब खान ने अपने साले फैयाज़ अहमद की भी शादी कराई। चुनांचे गरीब मौलवी जमील साहब मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो गए थे, मगर फैयाज़ 2 बेटों की पैदाइश के बाद फालिज के सबब अपाहिज हो गया। उसके 4 साल और 2 साल के 2 बेटे मोहम्मद जसीम व मोहम्मद शमीम, और ये दोनों महताब खान से छोटे थे। और अब मौलवी जमील व उनकी अहलिया हयात से नहीं थे। बहरहाल बदलते हुए हालात के मुताबिक अब हम रुख करते हैं दीनानाथ सिंह की हवेली की तरफ। उस दिन सुबह पार्वती भवन के अंदर सेहन में दीनानाथ सिंह अपनी बीवी पार्वती देवी के साथ सोफों पर बैठे किसी घरेलू मौजू पर तबादला ख्याल कर रहे थे कि 8 साला लक्ष्मी चाय का ट्रे लेकर आई और उनके सामने रख दिया। पार्वती ने चाय का कप उठाते हुए कहा, निर्मला तो अभी आई नहीं, इसका मतलब है चाय तुमने बनाई है लक्ष्मी बेटा। लक्ष्मी ने कहा, हाँ मम्मी, मैंने ही बनाई है। दीनानाथ सिंह मुस्कुराकर फुर्ती से कप उठाते हुए मज़ाहिया लहजे में बोले, फिर तो चाय यकीनन मज़ेदार बनी होगी। उनकी बातों पर पार्वती हंस पड़ी और लक्ष्मी शर्माकर अपनी बाहें पीछे से उनके गले के गिर्द हमायल करते हुए अपना सर उनके सर पर रख दिया। उसी असना करीबी कमरे से सूरज निकला और आंखें मलते हुए करीब आकर खड़ा हो गया। दीनानाथ सिंह ने गर्म चाय की चुस्की लेते हुए कहा, उठ गए बेटे, तो नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, स्कूल तो होगा ही। जी पापा, है ना। असल में कल रात मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया था कि अगले दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है।
पार्वती ने फौरन टोका, इसमें बताने वाली क्या बात है बेटे, ये तो हम सभी भली भांति जानते हैं। जवाबन सूरज बोला, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि इस अवसर पर मैंने अपने मित्र चांद बाबू को स्पेशल निमंत्रण दे रखा है। दीनानाथ सिंह मचल उठे और लक्ष्मी मुस्कुराकर सूरज को देखने लगी। दीनानाथ सिंह बोले, वंडरफुल वंडरफुल बेटे, आपने बहुत बड़ा काम किया है, जो मेरे मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं था। शायद आपकी मम्मी को भी ये ख्याल नहीं रहा होगा। हाँ स्वामी, यकीनन ऐसी भावना मेरे मस्तिष्क में भी नहीं आई थी। दीनानाथ सिंह ने निहायत गंभीर लहजे में कहा, काश तुम में भगवान इतनी क्षमता उत्पन्न कर दे कि उस बालक के दर्दो गम और उसकी आवश्यकताओं को समझ सको। सूरज ने फिर कहा, पापा कल सुबह ड्राइवर रशीद भैया को चांद के घर भेजूंगा उसे लाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, रशीद को आज ही बोल दीजिएगा। यस पापा कहकर वो गोसल खाने की जानिब चला गया और लक्ष्मी वहीं पर खामोश खड़ी किसी तस्वुर में खोई रही। दीनानाथ सिंह ने उसे मुखातिब किया, तुम किस कल्पना में खो गई लक्ष्मी बेटा? वो चौंकी, जी पापा कुछ नहीं, और फौरन झुककर कप उठाने लगी। चुनांचे अगले दिन पार्वती भवन में काफ़ी सजावट थी। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। घर में मुख्तलिफ किस्मों के पकवान पकाए जा रहे थे। 8 बजते बजते मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे बच्चियां और मर्दों खातिन से दीनानाथ सिंह का घर आंगन भर गया। तभी ड्राइवर अब्दुल रशीद एम्बास्टर कार से महताब खान को लेकर आलीशान इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुआ। हारन की आवाज़ सुनकर सभी बाहर की जानिब लपके। मुस्कुराता हुआ सूरज और नॉर्मल लक्ष्मी सबसे आगे थे। सूरज तेजी से कार के पास चला गया और लक्ष्मी दरवाजे के सतून से लगकर खड़ी हो गई। बाकी तमाम लोग सामने खड़े थे। तभी ड्राइवर रशीद ने कार का गेट खोला। सफ़ेद पैंट, स्याह शर्ट व सर पर स्याह कैप पहने संगमरमर से तराशे हुए हसीन मुजस्सिमा जैसा महताब खान बाहर निकला तो सेहन में अपने पति के साथ खड़ी पार्वती देवी ने उसे देखते ही कसकर अपने पति का बाजू थाम लिया। लक्ष्मी और दीगर सभी लोग उसे देखकर मबहूत हो उठे। सूरज ने मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया, मगर उसकी कैफियत वही थी, गहरी उदासी और मायूसी। वो सूरज के शाना बशाना सहन में आया और नम लहजे में बोला, प्रणाम अंकल। दीनानाथ जी ने आशीर्वाद दी, खुश रहिए बेटे। नमस्ते आंटी, जुग जुग जियो मेरे लाल, तुम भी तो पार्वती के बेटा ही हो ना चांद। भगवान तुम्हें नज़रबद से सुरक्षित रखे। दीनानाथ सिंह बोले, बेशक ये हमारे ही बेटे हैं, और झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तब पार्वती बड़बड़ाई, कितना सुंदर है हमारा चंदा, लाखों में एक। चुनांचे सूरज और दीनानाथ के ताकुब में सभी हवेली के अंदर दाखिल हो गए, सिवाय लक्ष्मी के। न जाने किस सोच के तहत वो कंपाउंड से बाहर वाक़े स्टेशनरी की दुकान की जानिब लपकी। उधर पार्वती देवी व दीनानाथ सिंह सोफों पर बैठे थे और महताब को पार्वती ने अपनी गोद में ले रखा था। सूरज करीब खड़ा अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। बाकी तमाम लोग सभी इर्द गिर्द थे। तभी लक्ष्मी अपना एक हाथ अपने फराक की जेब में घुसाए अंदर दाखिल हुई। दीनानाथ सिंह ने मुतैर अंदाज में पूछा, बेटा तुम कहाँ रह गई थी? मैं सोच रहा था ये महफिल आखिर सुना क्यों है। उनकी बातें सुनकर सभी छोटे बड़े लोग हंस पड़े, जबकि लक्ष्मी की निगाहें यकलख्त महताब खान के चेहरे पर जमी हुई थी। चुनांचे हल्की फीकी मुस्कान अपने होठों पर लिए आगे बढ़ी तो दीनानाथ को वो थोड़ी मशकूक लगी, क्योंकि ऐसी दर्द आमेज मुस्कान उन्होंने उसके होठों पर कभी नहीं देखा था। जिस मुस्कान में उन्हें लक्ष्मी की इल्तिजा और आरजुएं नजर आई थीं। बहरहाल करीब आते ही उसने महताब खान का दायां हाथ पकड़कर धीरे से अपनी जानिब खींचा तो वो मुतहिर अंदाज में खड़ा हो गया। तब लक्ष्मी फराक की जेब से हाथ निकाला जिसमें एक कीमती खूबसूरत राखी थी। वो ज्यों ही महताब खान को राखी बांधने लगी, दीनानाथ सिंह सोफा से उछलकर खड़े हो गए। ओह माय गॉड, लक्ष्मी ने तो कमाल ही कर दिया पारो। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके मन में अचानक ऐसी पवित्र भावना उत्पन्न हो सकती है। पार्वती की आंखें फर्त जज्बात से मगलूब होकर अश्कबार हो उठी, मगर होठों पर फातिहाना मुस्कुराहटें मचल रही थी।
उन्होंने कहा यह कि ये बहुत अच्छा हुआ स्वामी, एक जैसी परिस्थिति के अनुसार दोनों को भाई बहन का प्यार मिल जाएगा। चुनांचे सूरज ने मचलते हुए तालियां बजाई तो वहां मौजूद छोटे बड़ों की तालियों की गड़गड़ाहट से हवेली का अंदरूनी हिस्सा गूंज उठा था। घर की मुलाजमा निर्मला मिठाई का थाल लेकर मुस्कुराती हुई आन खड़ी हुई। महताब खान ने नहायत ही गंभीर लहजे में कहा, तुम कौन हो ये तो मैं नहीं जानता, मगर राखी के पाकीज़ा धागे में बंधने वाले रिश्ते से बखूबी वाकिफ हूँ। राखी का ये धागा चंद लम्हे चंद घंटों में टूट कर बिखर जाएगा, लेकिन इसका निशान मुझे मेरे जिंदा रहने तक तुमसे पाकीज़ा रिश्ते का एहसास दिलाता रहेगा। बरसूरत अब दीनानाथ और पार्वती ही नहीं, वहाँ मौजूद तमाम मर्द व खातीन महताब खान की बातें सुनकर मचल उठे थे। पार्वती ने अपने पति की आंखों में झांकते हुए कहा, स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी चंदा की अकल का जवाब नहीं है। जवाबन दीनानाथ सिंह ने कहा, पारो, ये बेटा किस इंसान का है? स्वर्गीय शादाब बाबू का ना, जो दूर दूर तक समाज को भाईचारगी, ईमानदारी और मानवता का दर्पण दिखाते रहे थे। और हाँ, हमारे बेटे सूरज ने चंदा से दोस्ती करके गलत नहीं किया है। भविष्य में राजपूत और पठान की दोस्ती समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ मिसाल कायम करेगी। उनके जवाब में वहाँ मौजूद सभी बालिग व आकिल मर्दों खातीन ने बैक वक्त कहा था, भगवान करे यही सच हो। उसी पर लक्ष्मी ने थाल से मिठाई उठाकर अपने चंदा भैया के होठों से लगा दिया था। बहरहाल पार्वती देवी गंभीर मुद्रा में महताब खान से मुखातिब होकर बोली, चांद बेटे, तुम नहीं जानते ये लक्ष्मी कौन है, मैं बताती हूँ। इसके पिता अमर सिंह हमारी ही बिरादरी के एक गरीब मगर नहायत ईमानदार व्यक्ति थे। वो सीतामढ़ी के निवासी थे और अपनी नौजवानी से ही हमारे कारोबार की देखरेख करते आए थे। वो मुझे दीदी कहा करते थे। संजोगवश लक्ष्मी सिर्फ 1 साल की थी तो इसकी माँ का स्वर्गवास हो गया, और जब ये 4 साल की हुई तो अमर सिंह खुद दुर्घटनाग्रस्त हो गए। निधन से पहले उन्होंने इसे हमारे हवाले करते हुए ये वादा लिया कि हम इसे उनकी अमानत समझकर इसकी परवरिश करेंगे और उसकी तमाम तर खुशियों की हिफाजत करेंगे। अतः अब ये हमारे परिवार की खास सदस्य है। महताब खान धीमे लहजे में बोला, बहुत खूब, और करीब खड़ी लक्ष्मी को अपनी बाहों में लेकर उसकी पेशानी पर अपने होंठ रखे तो वो बेअख्तियार अपने चंदा भैया की छाती से चिपक गई थी, इस तरह जैसे बरसों के बिछड़े मिले हों। चुनांचे माहौल में एक बार फिर तालियों की आवाज़ गूंज उठी। पार्वती देवी ने सभी बड़े छोटों में हथेलियां भर भर कर मिठाइयाँ तकसीम करने लगी और दीनानाथ सिंह तेजी से अपने कमरे में जाकर दूसरे ही पल कैमरा ले आए और फिर महताब खान, लक्ष्मी, सूरज और पार्वती देवी की मुख्तलिफ तस्वीरें खींची। फिर पार्वती ने कैमरा संभाला और दीनानाथ सिंह के साथ महताब खान की बेशुमार तस्वीरें उतार डाली। उसके बाद अक्सर ऐसा हुआ कि सूरज और लक्ष्मी की फरमाइश पर महताब खान को घर लाया जाता रहा। चुनांचे एक दिन पार्वती देवी खुद भी अपने शौहर, बेटा और लक्ष्मी के साथ रामान खान के घर तशरीफ़ ले गए। वो अपने साथ कार की डिक्की भरकर मिठाइयाँ और दीगर तहाइफ ले गई थी, जिसे सरफराज और नियाज की बेगमात ने नसीमा बेगम के कहने पर गयासपुर के हर घर में बतौर तबर्रुक भेजा था। लेकिन अफसोस के शादाब खान की जुदाई का जो ज़ख्म महताब खान, नसीमा बेगम और रहमान खान को लगा था वो बेइंतहा गहरा था और किसी भी हाल में उनकी सादत, मोहब्बत व फ़राइज़ की अदायगी का कोई बदल नहीं था। बरसूरत बदलते हुए हालात व वाक़यात के साथ अब यहाँ एक मज़ीद किरदार ख़ास का इजाफ़ा होता है। लिहाजा एक ऐसे तालीम याफ्ता 42 साला तंदुरुस्त व तवाना शख्स का जिक्र करना चाहूँगा जिसे शायद वक्त और हालात ने या फ़िलहाल यूँ समझें कि बज़ाते खुद उसके अपने ही जज्बाती फेल ने उसे गलत राह दिखा दी थी। वैसे अमूमन देखा गया है कि बेबस इंसान का सोच उसे अक्सर गलत रास्ते की जानिब ले जाता है। हालांकि अच्छे रास्ते पर हम सफ़र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जबकि बुरे रास्ते के राही तलाश न करने के बावजूद भी आराम से मिल जाते हैं।
चुनांचे इंसान जब बुरे रास्ते पर कदम रख देता है तो बहुत सी आसानियां इस अंदाज में फराहम हो जाती हैं कि फिर वो रास्ते उसे बुरे महसूस नहीं होते। बहरहाल ऐसा ही एक इंसान था शेख जमशेद अली, जो गया जिला के एक छोटे से गांव का बाशिंदा था और उन दिनों उसका गिरोह पूरी तरह सरकारी अमलाक व कालाबाजारी करने वालों को लूटने में सरगर्म था। मगर ख़ास बात ये थी कि अवामी दुनिया से लेकर महकमा पुलिस तक को इस गिरोह की मालूमात नहीं थी। गोया जमशेद और उसके गैंग का हर अफराद गुमनाम था और कोडरमा घाटी के खतरनाक घने जंगलों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान मुकीम थे। एक दिन सरदार जमशेद बड़े से पथरीले चट्टान पर तकिया के सहारे बैठा था और उसके करीब कीमती शराब की बोतल और गिलास रखी थी। सामने बाअदब खड़े थे उसके दर्जन भर मुआवनीन। उन्हें अपने सरदार के किसी हुक्म का इंतजार था। तभी वो उन लोगों से मुखातिब होकर संजीदा लहजे में बोला, साथियों, करीबी खुफिया ज़राए से पता चला है कि शुमाली बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में मुकीम दीनानाथ सिंह के 11 साला अकलौते बेटे सूरज प्रकाश सिंह पर कई अगवाकारों की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसके बदले लाखों का तावान हासिल हो सकता है। जवाबन करीब खड़ा नब्बू नट, जो सरदार जमशेद का दायां हाथ समझा जाता था, फौरन बोला, हुक्म कीजिए सरदार। सरदार ने कहा, अगर गुंजाइश हो तो उसे बाहिफाजत उठा लो। उसका ड्राइवर रोज़ाना उसे एम्बासडर नंबर BRF 3761 से स्कूल पहुंचाता है और फिर वापस घर ले जाता है। जवाबन कई लुटेरे खुश होकर एक साथ बोले, बहुत जल्द हम उस बालक को उठा लेंगे सरदार। जमशेद शराब का लंबा घोंट लेकर बोला, मगर एहतियात रहे कि बच्चा को किसी तरह का कोई खराज तक न लगने पाए। ये मेरी सख्त ताकीद है। सबों ने कहा, ऐसा ही होगा सरदार, और इस नवैयत का आपके लिए ये पहला काम होगा। अब तक जो कुछ भी किया, अल्लाह का शुक्र है, न किसी नागरिक को और न महकमा पुलिस के किसी फर्द को हमारी मौजूदगी और सरगर्मी का इल्म हुआ है और न हमारी क़यामगाह का ही किसी को पता है। जवाब में निर्धन महतो ने मुस्कुराकर कहा, दरअसल इसका मुख्य कारण कुख्यात उपद्रवी समस्तीपुर जिला का जगदीश सहनी और उसके कारिंदे हैं सरदार। इसीलिए हर वारदात के पीछे पुलिस वालों को सहनी गिरोह का ही हाथ नजर आता है। सही कहा निर्धन तुमने। जमशेद ने उसकी तायीद की और अपने खाली गिलास की जानिब नज़र से इशारा किया तो कई लोग फुर्ती से बोतल की जानिब झुके, लेकिन जवां उम्र सागर पासवान फौरन बोतल उठाया और गिलास भरने लगा। वाज़े हो कि जमशेद अली के गिरोह में जो भी दर्जनों लोग शामिल थे वो सभी बैकवर्ड और पिछड़ी जाति के लोग थे, और मज़े की बात यह थी कि लूटे गए रकूमात और जेवरात वगैरह का बेशतर हिस्सा जमशेद उन्हीं लोगों को अता कर दिया करता था। और जब वो लोग छुप छुपा कर रात की तारीकी में अपने घर बीवी बच्चों से मिलने जाते तो ऐसे दिखाई पड़ते जैसे कहीं परदेश से साफ सुथरे हालात में घर वापस आए हों। हालांकि सभी किसी न किसी छोटे बड़े जुर्म के मुजरिमान व मुलजिमान थे और कानून के रखवाले उन्हें भगोड़ा व फरारी करार दिए बैठे थे। उस दिन सूरज को तेज बुखार था, लिहाजा डॉक्टर बुलाए गए थे। वो स्कूल नहीं जा सका था और दवा लेकर पूरे जिस्म पर चादर डाले फर्श पर लेटा था। उसकी माँ पार्वती देवी सिरहाने बैठी उसका सर दबा रही थी। दूसरी जानिब उसके कदमों से लगी लक्ष्मी बैठी थी। करीब ही टेबल पर फ्रेम की हुई महताब खान की खूबसूरत तस्वीर रखी थी। उसी पर अचानक दीनानाथ सिंह कमरे में दाखिल हुए तो सूरज ने कहा, पापा, मेरी गैर हाजिरी के सबब चांद स्कूल में परेशान होगा। दीनानाथ सिंह ने कहा, यह बिल्कुल संभव है बेटे। तो सूरज मुस्कुराकर फौरन बोला, उसे यहाँ बुला लीजिए ना पापा। दीनानाथ ने जहन पर जोर देकर कहा, लेकिन अब तो लंच टाइम से ही चांद को फुर्सत मिल सकती है ना बेटे। वैसे मैं ऑफिस में तुम्हारे हेड सर को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि ड्राइवर रशीद जाएगा, चांद बाबू को टिफ़िन टाइम से फुर्सत देकर यहाँ भेज दें। वेरी गुड पापा। फिर शाम होते ही रशीद भैया उसे गांव पहुंचा देंगे। जवाबन लक्ष्मी बोली, क्यों सूरज बाबू, चंदा भैया यहाँ रुक नहीं सकते क्या? दीनानाथ व पार्वती देवी मुस्कुराने लगे। दीनानाथ ने फौरन कहा, क्यों नहीं रुक सकते बेटी, रशीद जाकर चांद बाबू के यहाँ रुकने की खबर घर वालों को दे आएगा। अपनी बातों के साथ वो अपने ट्रांसपोर्ट ऑफिस के लिए निकल पड़े।
लक्ष्मी ने महताब खान की तस्वीर को मुस्कुराकर एक लम्हा देखा। फिर सूरज से मुखातिब होकर बोली, सूरज बाबू, मैं आपके पैर दबाऊं क्या? सूरज मुंह बनाकर बोला, सुन लिया ना मम्मी, घंटों से अपने हाथ पांव समेट कर बैठी थी। अब अपने चंदा भैया के आने की खबर सुनकर खुशी में मेरे पैर दबाने की सूझ रही है इसे। उसकी बातें सुनकर लक्ष्मी खिलखिला पड़ी तो पार्वती को भी हंसी आ गई थी। बहरहाल दोपहर के 1:10 हुए थे। धूप में काफी तमाजत थी। सड़क पर इक्का दुक्का राहगीर ही नजर आ रहे थे। जवां उम्र ड्राइवर रशीद ड्राइविंग कर रहा था और महताब खान पिछली नशिस्त पर खामोश बैठा था। उसी आसना यकायक सामने से तेज रफ्तार एक जीप आकर एम्बेसडर का रास्ता रोक लिया और चंद नकाबपोश मुसल्ला लुटेरे जीप से निकलकर एम्बेसडर का पिछला गेट खोला और महताब खान को सूरज समझकर दबोच लिया। रशीद फुर्ती से निकलकर उन पर झपटा, मगर एक रहसन ने उस पर फायर कर दिया। गोली रशीद का बाजू छेद कर निकल गई। वो दर्द से तड़पते हुए अपने जख्मी बाजू को कसकर पकड़ लिया और लड़खड़ाने लगा। तब तक सभी राहजन महताब खान के मुंह पर टेप और आंखों पर पट्टी बांधकर आनंद फानंद भाग खड़े हुए। फिर राहगीरों का शोर बुलंद हुआ। सभी दौड़ पड़े और रशीद को उठाकर हॉस्पिटल के लिए भागे। कोई 1 घंटा बाद दीनानाथ सिंह के ऑफिस में फोन की घंटी घनघना उठी। दीनानाथ सिंह ने रिसीवर कान से लगाकर हेलो कहा और तकरीबन चीख उठे। क्या कहते हुए कुर्सी से उछल खड़े हुए। बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे वो। 1 घंटे के अंदर पूरे शहर की पुलिस अलर्ट हो गई और फौरन नाकाबंदी शुरू कर दी गई, मगर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि राहजन उस वक्त तक गंगा के पार जा चुके थे। जीप का नंबर भी रशीद या कोई राहगीर नहीं देख पाए थे। दीनानाथ सिंह के घर में कोहराम मच उठा था। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे और महताब खान के अगवा होने की खबर सबों को सोगवार बना डाला था। पुलिस व आवाम सबों को दीनानाथ सिंह ने सिसकते हुए यही बताया कि अगवाकारों ने चांद बाबू को सूरज समझकर अगवा किया है। अब दूसरी किस्त हम यहाँ पर बंद करते हैं। तीसरी किस्त इंशाअल्लाह जल्द ही लेकर हाजिर होऊंगा। बहरकैफ एक ही इल्तजा है कि अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करते चलें और बेल का बटन दबाना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम।